हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं फैज़ुल्लाह खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिजिड बॉडी, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्योंकि इन टॉपिक्स का काम हमको आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाला है, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे? तो रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी का ही एक पार्ट है। जैसे कि हम लोग जिसको सॉलिड बोलेंगे उसी को रिजिड बॉडी बोलेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि सॉलिड जो है वो दो पार्ट के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सॉलिड जो है हमारे पास, उसके हम लोग दो ब्रांचेस बना सकते हैं। एक हो गया हमारा इलास्टिक बॉडी और दूसरा हो गया हमारे पास में रिजिड बॉडी। क्लियर? अब इलास्टिक बॉडी क्या है? हमको पता है कि कोई भी बॉडी जो बनी रहती है वो किससे मिलके बनी रहती है? नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो मान लो कि इसके पास में बहुत सारे पार्टिकल हैं जिससे ये बॉडी बनी हुई है। ठीक है, सेम उसी तरह से रिजिड बॉडी भी किससे मिलके बनी रहेंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो इसमें भी हमने मान लिया कि इसके पास में इतने सारे पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम लोग इलास्टिक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लो कि इसके सेंटर पे हमने एक फोर्स लगाए, तो होगा क्या कि ये इलास्टिक बॉडी अपने शेप को चेंज करेंगी। बराबर है, जैसे इसके ऊपर हमने जैसे फोर्स लगाए तो ये अपना शेप चेंज करेंगी, और जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएंगी। इस टाइप की जितनी भी बॉडीज़ रहती है उसको बोला जाता है इलास्टिक बॉडी। लेकिन रिजिड बॉडी क्या है कि अगर हमने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किए तो अप्लाई करने के बाद में भी ये बॉडी अपने शेप को चेंज नहीं करेंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो इरेज़र है, अगर हमारे पास कोई इरेज़र है, इरेज़र के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि वो अपना शेप को चेंज करेगा। जैसे ही फोर्स हटा देंगे वापस वो ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, अगर हम लोग इसके सेंटर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपने शेप को चेंज नहीं करता है। तो इस टाइप की जितनी भी बॉडीज़ रहेंगी उसको बोला जाता है रिजिड बॉडी। लीनियर मोशन क्या? अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर, या मान लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट ये वाला है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए मानो कि ए पोजीशन के ऊपर है। ये ऑब्जेक्ट भी किससे मिलके बना है? नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। तो हम इसको नाम दे देंगे, जैसे ये पार्टिकल की अभी नाम है P1, इसका नाम है P2, इसका नाम है P3। ठीक है, तीन पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल के हमने नाम दे दिए। अब ये जो बॉडी है, अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस करें ए पोजिशन से बी पोजिशन तक, तो ये पूरी की पूरी बॉडी हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। बराबर है, पूरा डिस्प्लेस हो गई बॉडी। अब जब ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई तो इसके जितने भी पार्टिकल रहेंगे उनकी एक नई पोजीशन जनरेट हो जाएंगी, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं Q1, Q2 और Q3। इस तरह से नाम दे देते हैं। क्लियर? पहले पोजीशन के नाम क्या थे? P1, P2, P3। सेकंड पोजीशन के नाम क्या है? Q1, Q2, Q3। अब ये पूरी बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dx से। ठीक है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इससे एक बात हमको ये समझ में आई कि सारे के सारे पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे? सेम जितना पूरी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की। क्यों? क्योंकि ये बॉडी कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे कि रिजिड बॉडी क्या करती है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा कि सारे पार्टिकल, मतलब ये जितने भी है P1 से Q1, P2 से Q2 और P3 से Q3, सारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? dx ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लीनियर मोशन। यानी पार्टिकल या बॉडी अगर एक लाइन के अंदर डिस्प्लेसमेंट करती है, एक लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, तो उस मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। इसके अंदर एक टर्म हमको देखना है, लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो है स्मॉल v, और इसका जो फॉर्मूला रहता है आपने पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मानते हैं कि पोजीशन को, इस बॉडी को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंचने के लिए dt टाइम लगा। तो लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास जो इक्वेशन आया वो इस तरह से आया, v = dx/dt, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर? अब हमको क्या करना है? सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ना है, जो कि है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन को एक और नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन को ही एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन। क्लियर? तो इससे एक चीज़ समझ में आती है, रोटेशनल मोशन से ये समझ में आता है हमको कि बॉडी जो है वो रोटेट होने वाली है। क्लियर? और एंगुलर मोशन से ये समझ में आता है कि यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा। क्लियर? अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर भी हम लोग एक बॉडी कंसिडर करते हैं।
ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसके पॉइंट उसी तरह से ले लेंगे P1, P2, P3, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैं O से रिप्रेजेंट करता हूँ और O पॉइंट के ऊपर ये पूरी की पूरी बॉडी फिक्स्ड है, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि ये हमारे पास जो मार्कर है वो इस तरह से है, ठीक है। अब ये मार्कर इस पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड है और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसको अगर मुझे रोटेट करवाना है तो जो इसका फ्री एंड रहेगा वहीं से ये रोटेट करेगा, फिक्स्ड एंड पे तो एज इट इज़ रहेगा, क्लियर। तो अब ये इस तरह से मोशन करेगा। तो मानते हैं हम लोग कि ये इसकी ए पोजीशन थी और ये जो पूरी की पूरी बॉडी है तो कुछ टाइम के बाद, मतलब dt टाइम के बाद में ये बी पोजीशन के ऊपर पहुंचती है, बराबर। तो इसका ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये तो मोशन नहीं करेगा। लेकिन ये जो पोजीशन है, मतलब जो इसके पार्टिकल्स है, सपोज जैसे जो p पार्टिकल है वो इसकी नई पोजीशन के ऊपर मतलब Q1 पे पहुंच जाएगा। उसी तरह से जो P2 पार्टिकल है वो Q2 पे पहुंच जाएगा और P3 जो है वो Q3 के ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर पार्टिकल का अलग अलग होगा। आप देख सकते हैं कि जो P1 पार्टिकल था उसने Q1 तक जो डिस्टेंस कवर किया उसका लेंथ अलग है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग है। P2 पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो अलग है, P3 पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो अलग है। मतलब यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि जब हमारी पूरी की पूरी बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाएंगी तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा और वो एंगल को हम लोग डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब ये एंगल जो है ना, इसी को बोला जाता है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे डी थीटा से, क्लियर। अब हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला रहेगा जिस तरह हमने लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी की बात करें हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डी थीटा अपॉन टाइम कितना लगेगा, डी टी, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आगे के वीडियोस के लिए, क्लियर। तो ये हो गया अपना रोटेशनल मोशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।